नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, लेकिन हालात पहले से सुधरी। खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे ये अहमदाबाद। उतार चढ़ाव के बीच आज दायरे में बंद हुआ बाजार। पीएसयू बैंकों में रही खरीदारी, ऑटो, मीडिया, रियलिटी शेयरों में दिखी तेजी, लेकिन फार्मा, मेटल, आईटी में रहा दबाव। रिलायंस के सीएमडी के तौर पर मुकेश अंबानी के 20 साल पूरे। पिछले 20 साल में आया मुनाफा, मार्केट कैप और नेटवर्थ में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। निवेशकों की वेल्थ में करीब 17.5 लाख करोड़ का इजाफा। बेहतर होगा फोन पर बात करना, मोबाइल और फोन की सेवाएं सुधारने के लिए एक्शन में सरकार। एयरटेल, जियो और वोडाफोन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। आतंक के खिलाफ जम्मू में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 4 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पर हाई लेवल मीटिंग। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। नैनीताल शिमला से भी ज्यादा ठंडा है। दिल्ली, कल जम्मू कश्मीर, लेह और हिमाचल में बर्फबारी होने की संभावना। पंजाब में भी बूंदाबांदी का अनुमान। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की जयंती है। 1932 में पैदा हुए धीरूभाई ने न सिर्फ रिलायंस की नींव रखी, बल्कि उसे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बनाया। आज रिलायंस सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। तो वहीं आज ही का दिन था जब 20 साल पहले धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने सीएमडी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री की कमान संभाली थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की लीडरशिप के 20 साल पूरे होने के जश्न मना रहा है। इन 20 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कामयाबी की नई मिसाल पेश की है। मुकेश अंबानी ने सफलता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे दोहरा पाना आसान नहीं है। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में निवेशकों ने भी खूब वेल्थ क्रिएट की। इन बेमिसाल 20 सालों का सफर कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं 20 साल का सफर कैसा रहा? तो देश की सबसे बड़ी कंपनी की लीडरशिप के बेमिसाल 20 साल पूरे हुए हैं, जहां पर श्री मुकेश अंबानी, जो कि 2002 से कंपनी के चेयरमैन के तौर पर हैं, उनके सीएमडी के तौर पर कंपनी ने 20 साल का एक बड़ा सफर तय किया। 20 साल में ना केवल निवेशकों की वेल्थ में एक बड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है, बल्कि इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है और साथ साथ कई सारे सेक्टर्स के अंदर भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, नेटवर्थ, असेट, मार्केट कैप, इन सब के अंदर एक डबल डिजिट ग्रोथ हमने आते हुए देखी है। किस तरह से, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2002 में करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, जो कि अब रफली 18 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। 21% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखी है। आय फ्रंट पर करीब 45,000 करोड़ रुपए की आय 2002 में अब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आय, 15.5% की एक ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। आय के बाद मुनाफे के तौर पे देखा जाए तो मुनाफे में भी एक जोरदार बढ़त, 3280 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा, जो कि 2001-2 में था, अब रफली 67,845 करोड़, यानी करीब 68,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा बनता हुआ दिखाई पड़ा। 16-16.5% की ग्रोथ हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। इसके अलावा आय मुनाफे के बाद अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स या फिगर्स की बात की जाए तो उसमें एक्सपोर्ट का नंबर, जो एक समय पर रिकॉर्ड था 11,200 करोड़, वो अब करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी करीब 17% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट के साथ साथ असेट कंपनी के, जो कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है 2002 में, अब रफली 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। 19% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। और असेट के साथ साथ अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ में भी एक भारी इजाफा है। 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ अब करीब 6.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि 17% की CAGR यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। तो एक बड़ा आंकड़ों में फेरबदल, एक बड़ा उछाल दिखा है। 17.5 लाख करोड़ ये वेल्थ में इजाफा हुआ है पिछले 20 सालों में, यानी करीब 87,000 करोड़ का वेल्थ में इजाफा हर साल होता हुआ देखा है हमने रिलायंस के निवेशकों के लिए। तो इस तरह की मिरेकुलस वेल्थ जो है वो क्रिएट हुई है। 2006, 2009 और 2016 तीन बड़े वेंचर्स, रिलायंस रिटेल 2006 में, 2009 में ENP कारोबार और 2016 में रिलायंस जियो। तो इस तरह के
मेगा केपेक्स, नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन और एक बड़ा विस्तार कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा। रिफाइनिंग और पेट्रोकेम कारोबार की जो आय है उसमें करीब करीब कई गुना की एक बढ़त होते हुए देखी हमने इस ड्यूरेशन के अंदर। 2002 में जहां एक रिफाइनरी थी, 2009 तक आते आते रिफाइनरी, एक और रिफाइनरी का एडिशन और उसके अलावा बड़ी केपेक्स जो है कंपनी ने की। रिफाइनरी क्षमता में करीब करीब दोगुने की बढ़त हमने होते हुए देखी है। जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कैंपस है कि मेगा इंजीनियरिंग मार्वल और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैंपस के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन 2010 में नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत हुई और इस फाउंडेशन के जरिए 6.5 करोड़ लोगों की मदद अब तक की जा चुकी है। ना केवल इसकी मदद ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में इसने कामकाज किया और रिलायंस फाउंडेशन CSR में सबसे आगे शुमार होते हुए दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, आप रिलायंस की टेलीकॉम क्रांति भी देखिए। एक समय पर जहां 500 रुपए पर जीबी के आसपास का आंकड़ा होता था डेटा का, वो आज करीब करीब 12 रुपए पर जीबी के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बड़ा टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो कि रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। 2016 में जहां पर देश की रैंकिंग 150वें पायदान पर थी, 2018 तक आते आते वो पहले पायदान पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट के तौर पर शुमार हो चुका है भारत। तो मेट्रो के साथ साथ ना केवल आपका टेलीकॉम बिजनेस बल्कि रिटेल बिजनेस भी छोटे शहरों में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दुनिया का हर जाना माना ब्रांड जो है वो अब रिलायंस रिटेल के साथ हर छोटे बड़े शहरों के अंदर मौजूद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का एक मेगा केपेक्स पिछले 20 सालों के अंदर, एक मेगा ग्रोथ पिछले 20 सालों के अंदर हमने देखी है। सुमित, ये तो पिछले 20 सालों के सफर की बात हुई जो आप बता रहे थे। अब आगे के लिए क्या मेगा प्लान है? तो एक बड़ी ग्रोथ जर्नी के बाद अब आगे का केपेक्स किस तरह का है? आगे केपेक्स में एक मेगा एक्सपेंशन, करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एक्सपेंशन न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर। इस कारोबार के अंदर बड़ा एक्सपेंशन तो है ही, साथ ही साथ न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर जिस तरह की ग्रोथ की बातचीत है उसमें जामनगर के अंदर 5 गीगा फैक्ट्रीज। इतना ही नहीं, कहीं पहली बार क्वार्ट्ज टू मॉड्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर कामकाज और साथ ही साथ सबसे कम लागत में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जीज प्रोवाइड कराने का लक्ष्य। तो इस तरह के मेगा फ्यूचर प्लान कंपनी ने ईयर मार्क कर रखे हैं। 2035 तक नेट कार्बन जीरो होने की बातचीत और साथ ही साथ सोलर पीवी मॉड्यूल को लेकर जहां पर 2024 में करीब 10 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है, उसको डबल करके 20 गीगावाट तक पहुंचाने की बातचीत 2026 तक। तो इस तरह का एक मेगा एक्सपेंशन। इतना ही नहीं, कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ों में 2020-21 में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई है। FY21 में रिलायंस के जरिए देश में सबसे ज्यादा FDI आया है और उसके अलावा फ्यूल रिटेलिंग को लेकर कंपनी ने BP के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें जियो BP ब्रांड के नाम से कंपनी के आउटलेट भी होंगे। तो इस तरह के मेगा केपेक्स जो कि कंपनी ने गोइंग फॉरवर्ड के लिए प्लान भी कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए और ये बेमिसाल 20 साल बताने के लिए। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और पहले से कुछ सुधार हुआ है। तो वहीं हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच सकते हैं। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचकर हीराबेन के स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने ली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने इसी वजह से हॉस्पिटल की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। केतन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। केतन, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अपनी मां हीराबा की हालचाल जानने के लिए पहुंच गए हैं। इस वक्त मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि जो प्रधानमंत्री का कॉन्वे है वो यहां गेट पर उसको रखा गया है और प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। वो थोड़ी ही देर में मिलेंगे माता हीराबा से और डॉक्टर की जो पैनल है उनसे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार माता हीराबा की तबीयत कैसी है, क्या आगे सुधार किस तरह से होगा। जो पहला हेल्थ बुलेटिन आया है UN मेहता, जो कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का एक बयान भी आया है कि हीराबा है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनकी तबीयत में सुधार है। पिछले 1.5 घंटे से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, राज्यसभा के सांसद परिमल नथवाणी समेत कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद है हॉस्पिटल में और 7 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी वो
डॉक्टर के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। जो अंदर से खबर आ रही है उसके मुताबिक वो माताजी का हालचाल जान रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर से इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज सुबह जब अपने नियत समय पर हीराबा नहीं उठी तब फैमिली मेंबर ने उनको पूछा तो वो कुछ तबीयत अपनी नासार है उस तरह से उन्होंने बताया। तो पहले उनको गांधीनगर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, बाद में डॉक्टर ने उनको यहाँ रिफर किया है। तो यहाँ पिछले 4 घंटे से हीराबा है वो दाखिल है, प्रधानमंत्री आ चुके हैं और जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री गांधीनगर राजभवन में रुक भी सकते हैं। वहाँ पर भी तैयारियाँ तो प्रशासन ने कर ली है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी घड़ी है, उम्र भी हीराबा की 100 साल की है और अभी ठंड का सीजन भी गुजरात में शुरू हो चुका है। तो जो बुजुर्ग लोगों को जो तकलीफ होती है उसी तकलीफ के साथ वो अस्पताल में यहाँ भर्ती करवाए गए हैं। लेकिन आधे पौने घंटे के बाद एक दूसरा हेल्थ बुलेटिन आने की संभावना है, जिसमें स्पष्ट होगा कि आखिरकार तबीयत किस दिशा में जा रही है और सुधार होने में कितना वक्त लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। आप नजर बनाए रखिए केतन, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात जम्मू कश्मीर की। दरअसल आज सुबह जम्मू से लगे सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही सेना ने मुठभेड़ के बाद यहां से 7 AK-47 समेत कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए। जम्मू में से लगा हुआ ये इलाका है जहां कुछ ही दिन पहले ग्रेनेड से भी धमाका हुआ था, हैंड ग्रेनेड से। आज घने कोहरे का फायदा उठाकर 4 आतंकवादी हथियारों से लैस होकर एक ट्रक लेकर यहां पर आ रहे थे। जिस वक्त सुरक्षा बलों ने ट्रक को रोका तो ड्राइवर भाग खड़ा हुआ और ट्रक के भीतर बैठे आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस उच्च स्तरीय बैठक में रॉ से लेकर IB चीफ भी मौजूद हैं। दरअसल गृह मंत्री लद्दाख और कश्मीर के हालात की समीक्षा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इसमें कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख मुद्दा है इस बैठक का। आज सुबह ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कश्मीर में मुठभेड़ भी हुई है। वहीं गृह मंत्री की बैठक की डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे से। अमित, बैठक का क्या कुछ एजेंडा है, क्या पता चल पाया आपको? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले करीब 4 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह इस महत्वपूर्ण बैठक को ले रहे हैं, जिसमें DG CRPF, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, इसके अलावा लद्दाख से जो जुड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर 3 प्रमुख बिंदु हैं इस बैठक के। पहला, जम्मू कश्मीर लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा को लेकर यह अहम बैठक हो रही है। आखिरकार अब सुरक्षा की रणनीति में क्या बदलाव करने की जरूरत है, किस तरीके के महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी, जो विकास कार्य की जो समीक्षा हो रही है, विकास कार्य की समीक्षा के कहां तक पहुंचे हैं और जो परियोजनाएं हैं मसलन बांध और इसके अलावा जो शिक्षा की परियोजना है वह आम जन तक किस गति से पहुंच रही है, क्योंकि इस साल विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके विजन में जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख का समान विकास हो, इस रणनीति पर जोर दिया गया था। तो वो रणनीति कितनी आगे बढ़ रही है? गृह मंत्री अमित शाह तमाम संबंधित अधिकारियों से इसका फीडबैक ले रहे हो, क्या किया जाना है उसको उसमें उनसे पूछना। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि एंटी टेरर काउंटर टेररिज्म जो ग्रिड है वह कैसे काम कर रहा है, उसमें कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान घाटी में पुख्ता तरीके से हो, जम्मू में भी हो, कश्मीर में भी हो और लद्दाख में भी हो, वो कैसे पुख्ता तरीके से काम करे, इस पर भी एक व्यापक स्तर पर चर्चा हो रही है। जी, और शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अमित आपका। और अब जम्मू कश्मीर और तमाम लेह लद्दाख के मुद्दे पर चर्चा करते हुए अमित शाह, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात मार्केट की। दरअसल न्यू ईयर से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का एक दौर रहा है। उतार चढ़ाव के बीच बाजार दायरे में आज बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 17 पॉइंट गिरकर 60,910 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 18,123 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी PSU बैंकों में रही। ऑटो, मीडिया, रियलिटी शेयरों में तेजी दिखी। फार्मा, मेटल, IT शेयरों में आज दबाव रहा। और मैक्स लाइफ के डायरेक्टर मिहिर वोरा का कहना है कि भारतीय बाजारों के लिए महंगाई में बढ़ोतरी पहले से ही अनुमानित थी, जिसकी वजह से ग्लोबल के मुकाबले लोकल कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। हमारे लिए जो 6 to 7% की जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन की दर है, वो इतनी अननोन नहीं है। तो हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है
डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो रिलेटिवली बेटर करी है। ये एक बड़ा ट्रेंड हमने देखा। इसकी वजह से जैसे देखा कि आईटी जो है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। और जो लोकल थीम्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल्स हैं, कंज्यूमर में ऑटो वगैरह है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है इस साल में। तो एक लोकल वर्सेस ग्लोबल का जो है उसमें लोकल में बेटर रहा है इंडिया में। और मेरा व्यू ये है कि 2023 में भी ये ट्रेंड्स बरकरार रहेंगे। सर्टनली रियल एस्टेट में अगर हम लास्ट 6 महीने का डिमांड देखें तो काफी रेसिडेंशियल में काफी अच्छी डिमांड है, कमर्शियल में भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छी है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा और नहीं बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इज, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल है वो पिकअप होनी चाहिए, जिसमें रियल एस्टेट भी आ जाती है। और कोरोना को मात देने के लिए भले ही नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई हो, पर नेजल वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। वैक्सीन से जुड़े हर सवाल पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा, शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 138 साल की हो गई। इस मौके पर बड़े ही धूमधाम से पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली स्थित दफ्तर में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां झंडा फहराया और फिर इस मौके पर खड़गे ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में करोड़ों कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में पहल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराहट पैदा हुई है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी से यूपी में शुरू होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी यात्रा में अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी शामिल होंगे? क्या राहुल को यूपी में बड़ा समर्थन मिलेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात ठंड की। दरअसल पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। देश के कई राज्यों को हाथ पैर गला देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में ही मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली इस वक्त नैनीताल से भी ज्यादा ठंडा हो चुका है। नैनीताल में पारा 7.2 डिग्री है। वहीं धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर तापमान 6 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान भी कड़ाके की ठंड से इस वक्त कांप रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में तापमान 0 और चूरू में -0.6 डिग्री टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया है। राजस्थान के कुछ इलाकों में कश्मीर जैसे बर्फ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आईएमडी के अनुसार कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत को ठंड से राहत देखने को कुछ ही दिनों में मिल सकती है। उत्तर भारत में ठंड के प्रकोप से धरती के स्वर्ग कश्मीर की जानी मानी डल झील में बर्फ जम गई है। श्रीनगर का पारा -4.8 डिग्री दर्ज किया गया। कश्मीर के गुलमर्ग का पारा -5.9 डिग्री मापा गया। और कड़ाके की ठंड से यातायात भी अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण 280 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कुछ के रूट डाइवर्ट किए गए। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। कुछ फ्लाइटों को यहां पर नजदीक के एयरपोर्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। कोहरे से विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक अब रह गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।